नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशन नबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने फैमिली बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम का लिया जायजा। मुख्तलिफ फ्लाई स्कीमों और सरकारी शहरी खिदमात की मिनट ब मिनट निगरानी होगी मुमकिन। क़यादत की तब्दीली पर हाई कमांड का फैसला मंजूर होगा। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने दी वजाहत। मुसलमानों के बनाए हुए इदारों में बैठकर बम बनाने की साजिश करने वालों की मजम्मत करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। विजयवाड़ा में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीडिया से बात। उम्मीद पोर्टल दुरुस्त तौर से काम नहीं करने की शिकायत। वक्त डेटा जमा कराने की मोहलत में तौसी का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सेक्रेटरीट में फैमिली बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम पर तफसीली जायजा इजलास मुनक्किद किया। हुक्काम ने बताया कि ये निज़ाम रियल टाइम गवर्नेंस डेटा लेक के जरिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और सरकारी अवामी खिदमात की निगरानी के लिए तैयार किया जा रहा है। फैमिली बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मौजूद शहरियों के डेटा को एकजा करेगा, दोहरे मुस्तफ़िदीन की निशानदेही करेगा और सिर्फ मुस्तहिक अफराद तक ही फ़ायदों की रसाई को यकीनी बनाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस निज़ाम के स्कीमों की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत का कहना है कि इस निज़ाम से फ़लाही प्रोग्रामों के मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। बताया गया है कि फैमिली बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्तलिफ फ़लाही स्कीमों और सरकारी शहरी खिदमात की मिनट ब मिनट निगरानी करेगा। आंध्र प्रदेश के वजीर मेहनत वी सुभाष ने कहा है कि मुल्क भर में मजदूरों की फलाई के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए 4 नए लेबर क़वानीन तारीख़ी इस्लाहात हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर मजबूत होंगे तो ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है और नए क़वानीन के तहत मेहनत कश तबक़ात को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें मिलेंगी। లేబర్ లాస్ని 4 కోడ్స్గా విభజించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా వేజెస్ కోడ్, అలాగే సామాజిక భద్రత కోడ్, అలాగే ఆక్యుపేషన్ సేఫ్టీ కోడ్, అదేవిధంగా పారిశ్రామిక వివాదాల కోడ్ అనేది 4 కోడ్లుగా విభజించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వీటి వల్ల కార్మికులకి ఇటు ఆరోగ్యపరంగా వేతనాల పరంగా అన్నిటికీ ఒక రక్షణ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. లేబర్ అడ్డాస్ కూడా తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈ లేబర్ అడ్డాస్ ఎవరైతే జట్టు కూలీలు కానీ మిగతా భవన నిర్మాణ కార్మికులు కానీ మీరు చూస్తూ ఉంటారు రోడ్డు మీద వెయిట్ చేయటం, అవన్నీ కాకుండా ఒక అడ్డా అనేది నిర్మించి అక్కడికి వీళ్ళందరినీ తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ పని దినాలు పెరిగే విధంగా వాళ్ళకి పని ఎక్కడుందనేది పని కల్పించడంతో పాటు కొత్తగా ఏమైనా పరికరాలు వస్తే దాన్ని ఉపయోగించుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళకి స్కిల్ ఇవ్వడంతో పాటు వాళ్ళకి లోన్లు కూడా మిషన్ మీద లోన్లు ఇచ్చే విధంగా మరి రూపొందిస్తూ ఉన్నాం. ఈ లేబర్ అడ్డాస్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద 5 ప్రదేశాలని ఎంచుకున్నాం. మిగతా ఏదైతే 170 కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయో ఆ 170 కాన్స్టిట్యున్సీ आंध्र प्रदेश में CPI-M पॉलिट ब्यूरो रुकने BV राघावलू ने कहा कि मरकजी हुकूमत के नए लेबर कोटा न सिर्फ वफाती ढांचे को खिलाफ वर्जी करते हैं बल्कि मजदूरों के बुनियादी मफादात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। विजयवाड़ा में उन्होंने मीडिया से बात की। राघुलू ने मुतालबा किया कि हुकूमत इन लेबर कोड्स को वापस लेकर मजदूर तंजीमों के साथ जमा मुशावरत करे। Central government has notified the labor codes for implementation throughout the country. Up to now, it was left to the states to implement or not to implement these labor codes. But now the central government made it compulsory to implement these codes, and also it wants to impose on those states which are not accepting these labor codes, just like Kerala government. It is highly objectionable. It is against federal principles of the Indian Constitution. And also these labor codes are very much against the interests of the working class. And all those good provisions, beneficial provisions that are there in the earlier labor acts were annulled, they were taken away, and new provisions were introduced, curtailing the right to strike, curtailing to form the union, curtailing the various provisions of these acts. Mainly, it has left many provisions vague. For example,
the definition of wage, definition of employee, and all these things were left vague, so that the corporate capital and the employers take advantage of these loopholes to suppress and exploit the working class. That's why we oppose these labor codes vehemently, and we are supporting the trade unions in their struggle against these labor codes. And they have given a call for 26th of this month to oppose these labor codes, and they are going to conduct as. अनमया जिले के रायचोटी से खबर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी जी श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में बेशतर किसान खेती ही नहीं कर पा रहे और अनमया जिले में तो फसलों की काश्त 10% भी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा मखलूत हुकूमत किसानों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में किसानों को मुनासिब इमदाद, इनपुट सब्सिडी और बीमा सहूलतें वक्त पर मिलती थी, लेकिन अब किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। వాళ్ళకి ఎలా మేలు చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచన చేయకుండా మేము మొత్తం రైతాంగాన్ని ఉద్ధరించేసాము, మీరు ఇంటింటికి వెళ్ళండి అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు. బట్ ఆలోచన చేయమంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడి 18 నెలలైంది. ఖరీఫ్ దాదాపుగా ఈ 18 నెలల్లో 2 సీజన్ల ఖరీఫ్ దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువ, ఎంత తగ్గిపోయింది అన్నటువంటిది గణాంకంతో సహా చాలాసార్లు కూడా చెప్పాం. అన్నమయ్య జిల్లాలో అయితే ఖరీఫ్ 10 నుంచి 15% కూడా పంట వేసుకునేటువంటి పరిస్థితి. రైతులు సాగు చేయలేదు. 10 నుంచి 15% రెగ్యులర్గా జరిగేటువంటి దాంట్లో 15% కూడా వ్యవసాయ పనులు జరగలేదు. అదే రకంగా పండ్ల తోటల పరిస్థితి అయితే ఇంకా ఘోరం. మామిడి రైతు చాలా దారుణంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. టమాటా రైతులు దాదాపు 18 నెలల నుంచి ఏ 10 రోజుల్లో ధర ఉన్నది కానీ దానికి ధర లేదు. ఏ పంటకు కూడా గిట్టుబాటు ధర లేదు. ఇది గతంలో ప్రతిదానికి కూడా ఎంఎస్పీ కేటాయించి రైతులకు తోడుగా ఉండే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఈయన బాబు గారు వచ్చిన తర్వాత ఏ పంట కన్నా నీ హాయంలో ఎవరికన్నా కూడా రైతులకు మామిడి సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్భాటంగా ప్రకటించాడు, ఎకరాకు కేజీకి 8 రూపాయలు ఇస్తాను, 4 రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి 4 రూపాయలు సేకరించే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అని చెప్పి. ఎంత विजयवाड़ा में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने मीडिया से बात की। मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने शिकायत की है कि वक्फ डेटा अपलोड करने के लिए तैयार करदा उम्मीद पोर्टल कई दिनों से दुरुस्त तौर से काम नहीं कर रहा है, जिसके बाइस इदारों को अपने रिकॉर्ड जमा कराने में शदीद मुश्किल पेश आ रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो डेडलाइन में मुनासिब तोसी करे ताकि वक्फ इदारे बगैर किसी दबाव के अपना रिकॉर्ड जमा करा सकें। उनका कहना था कि मुल्क में मुसलमानों को हाशिए पर ला खड़ा कर देने की कोशिश बंद होनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का तो आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल बना था। उम्मीद पोर्टल में 5 दिसंबर को सारे प्रॉपर्टीज़ 1995 एक्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है जो वक्फ बोर्ड के पोर्टल के अंदर जो नया कानून है उसके अंदर डालने के लिए बोल रहा है। कानून जो बोल रहा है जो 5 दिसंबर तक जितने भी गजट के अंदर है 1995 गजट में है वो है ना 2025 उम्मीद पोर्टल के अंदर दाखिला करने के लिए बोल रहा है। तो इसी वजह से क्या है वो जो वक्फ पोर्टल जो बनाया गया है ये सिस्टम है ना पूरा स्लो है और काम नहीं कर रहा है और OTP भी नहीं आ रहा है। और कैसे करेंगे उसको? अभी ये कह रहे हैं कि 5 तारीख के अंदर अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का लैंड हो जाएगा। ये सरासर बेइंसाफ है ना। ये तो ज़मीनें जो गरीबों के जो खबरस्ताने हैं, समझो आदमी खबरस्ताने हैं, मस्जिदें हैं और है ना दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, खानखाएँ हैं, ये सारे बहुत सारे पुराने हैं, अभी 100 200 400 साल से पहले से है। सो अब आज है ना आपके पास पेपर नहीं है या आपके पास है ना इसके डॉक्यूमेंट नहीं है करके आप छीन लेने की कोशिश करेंगे तो लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाएगा देश के अंदर। इस देश के अंदर मुसलमानों के बारे में आप अच्छा करेंगे बोल के सोच के पूरा बुराई कर रहे हैं। मुसलमानों के जो ज़मीनें हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसके अंदर कौन सा मुसलमानों के लिए अच्छा किया आज तक? मुसलमानों के लिए नफ़रत का निगाह से देखने वाली बीजेपी पार्टी कैसे मुसलमानों को अच्छा करेगी? कोई बजट में 1 रुपये का बजट नहीं है इनके लिए, इनके इलम के लिए, इनके स्कूल के लिए, इनके कॉलेज के लिए कोई बजट नहीं है आज।
देख लीजिए आप, आज किरण रिजिजू कल के 2 दिन पहले का चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं कि आप अगर 5 तारीख के अंदर नहीं करें तो हम कब्जा करेंगे करके। ये डरावनी माहौल पैदा कर रहे दुनिया के अंदर, देश के अंदर मुसलमानों को साइड कर रहे हैं और मुसलमानों को एकदम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बंद होना चाहिए। ये देश क्या है, एक डेमोक्रेसी चलने का देश है। यहाँ पे मोहब्बत से चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आज तक मोहब्बत से हैं और रहेंगे भी, और ये अमन को हम बरकरार रखेंगे। लेकिन एक पार्टी के तरफ से और हुकूमत के तरफ से मुसलमानों को कॉर्नर करने की कोशिश किए तो क्या है, आज एक पार्टी रहेगी, कल दूसरी पार्टी आ सकती है। बीजेपी हमें आंध्र प्रदेश नूर बादशाह दूदेकोला वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रायलसीमा सतह की मीटिंग अनामा ज़िले रायचोटी में मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम का इनेकाद एसोसिएशन के बानी की क़यादत में और अनामा ज़िले सदर की सरपरस्ती में किया गया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर रायलसीमा में नूर बादशाह दूदेकोला की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। గ్రేటర్ రాయలసీమ ద్వారా మా యొక్క జాతికి విద్యా ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ కోసమని, అదేవిధంగా మేము ముస్లిం మైనారిటీలో అంతర్భాగం అయినప్పటికీ కూడా కేంద్రం ఓబీసీ ముస్లింలు మమ్మల్ని గుర్తించినప్పటికీ ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మైనారిటీ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మేము ముస్లిం అని తెలిసి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిపాలకులు ఎవరైతే జరుపుతున్నారో ఈ యొక్క నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం గారు ఉన్నారు కాబట్టి గతంలో ఎన్నో పర్యాలు వాళ్ళు సీఎంగా చేసినారు. ఈ యొక్క దూర్భాష దూరేకల ముస్లింల స్థితిగతులు వాళ్ళకి తెలుసు. మేము ముస్లింమా కాదనే విషయం తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మన గౌరవనీయ నారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తించుకొని మాకు బీసీబీ ముస్లింలుగా గుర్తించి మాకు జీవో ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా మా పిల్లల పేర్లు ఈ టీసీలో ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్లు హిందూ దూదేకుల, ఇస్లాం దూదేకుల, ముస్లిం దూదేకుల రకరకాలుగా రాస్తూ ఉన్నారు. అలా కాదు, మేము ముస్లిం మైనారిటీల అంతర్భాగమే కాబట్టి మాకు తప్పనిసరిగా మాకు జీవో ఇవ్వాలని మేము వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అయితే ఆ గుర్తింపు రావడానికి మనకు సరైన ఆధారం కావాలి కాబట్టి గ్రేటర్ రాయలసీమ అనే ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరి రాజకీయ లబ్ధి కోసం కాకుండా సేవా కార్యక్రమాలు జరిపించడానికి రాయలసీమ జిల్లాలంతా ఒక గుర్తింపు పొందడానికి సమాన అవకాశాలు మాకు రావడానికి ఈ కార్యక్రమం సహాయపడుతుందని, ఇందుకోసమని గ్రేటర్ రాయలసీమ. నా పేరు అమ్మాజీ, చిన్నమట మండలం, అన్నమయ్య జిల్లా. నేను గతంలో ఎక్స్ సర్పంచ్గా కూడా పనిచేసినాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏకమై మన దూర్భాష సంఘానికి పోరాడే కోసం రాయలసీమ గ్రేటర్ రాయలసీమ తెచ్చుకోవడం కోసం మనందరూ ఏకమై పోరాడతామని कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने वाज़ेह किया है कि अगर कांग्रेस हाईकमांड उन्हें वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला करती है तो वो अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे और अगर तब्दीली का हुक्म देती है तो इसे कबूल करेंगे। याद रहे कि रियासत कर्नाटक में क़यादत की तब्दीली के क़यास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने अपनी आधी मुद्दत पूरी कर ली है और मुबैना पावर शेयरिंग माहदे के तहत सिद्धारामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के दरमियान कुर्सी की मुंतकली पर बहस जारी है। ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾನು कर्नाटक अपोजिशन ने बड़े एहतजाजी प्रोग्रामों का ऐलान किया है। कर्नाटक असेंबली में अपोजिशन लीडर R अशोका ने कहा कि बीजेपी 27 और 28 नवंबर के साथ साथ
1 और 2 दिसंबर को रियासत गिर एहतजाज करेगी। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए जाएंगे। उनका कहना है कि किसानों की खुदकुशियों और मुबैना बदउनवानी के मसले पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क़यादत सिर्फ डिनर मीटिंग्स, ब्रेकफास्ट मीटिंग्स और दिल्ली के दौरे में मसरूफ़ है, जबकि किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी जल्द इंतखाबात का मुतालबा करेगी, क्योंकि रियासत को कांग्रेस की करप्ट हुकूमत से निजात दिलाना ज़रूरी है। November 27th and 28th and December 1st and 2nd, entire state we are protesting against the Congress government all over Karnataka because farmer suicide continuously happening in Karnataka. More than 2,000 farmers they lost their life. Another thing, flood affected area, they are not released any money up to now. No, for the sugar cane also they are not paid any amount to the farmers. So this is a farmer issue. That's why we are protesting all over Karnataka. Dharana, every taluk, every हैदराबाद में मुल्क की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का किरदार के उन्वान पर मुनक़िदा सेमिनार से असद अवैसी ने खिताब किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों के साथ कैसे और क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, इस पर रोशनी डाली और कहा कि अगर इस मुल्क को तरक्की करना है तो इसके लिए 19 करोड़ मुसलमानों के साथ इंसाफ करना होगा, उन्हें साथ लेकर चलना होगा। इसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बेटा है उसका, फसादात कितने हुए, दिल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का, हम और आपने देखा गुजरात में बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्लकशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तो मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। लाल किले के सामने हुए बम धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते तार वगैरह का हवाला देते हुए MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जो मुसलमानों के बनाए हुए इदारों में बैठकर बम बनाने की साजिश करते हैं, ऐसे जालिमों की हम खुलकर मजम्मत करते हैं। कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क तेलंगाना में BRS ने मंगल को होने वाले GHMC काउंसिल सेशन के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स को तलब किया था। तेलंगाना भवन में होने वाली इस मीटिंग में MLAs और MLCs भी शरीक रहे।
KTR ने बल्दी हुदूद में तंजीमी और शहरी मसाइल पर कॉरपोरेटर्स के मुसलसिल कामों की सताइश की और कहा कि अपोजिशन में आने के बावजूद उन्होंने हैदराबाद के शहरी मसाइल मुसलसिल उठाए। KTR ने कॉरपोरेटर्स से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात को अपनी जिम्मेदारी समझ कर लड़ें और BRS कायद ने यकीन जाहिर किया कि पार्टी फिर एक बार अवामी हिमायत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ख्वातीन के रिजर्वेशन और आइंदा हल्का बंदियों के बाद कॉरपोरेटर्स के लिए नए इम्कानात खुलेंगे। YSRCP के सरबराह YS जगनमोहन रेड्डी कल से अपने आबाई ज़िले के हल्का पोलीवंदलों के 3 रोज़े दौरे पर होंगे। जगन के YSR कड़पा ज़िले के 3 रोज़ा दौरे के शेड्यूल को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। जगन अपने दौरे में एक अवामी जलसा करेंगे और कई ज़ाती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जनूबी तमिलनाडु में शुमाल मशरक़ी मानसून की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तिरुनेलवेली, तेनकासी, थोथुकुडी और कन्याकुमारी अजला में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी दर्जे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर इंतहाई भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु पुदुचेरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कई जुनूबी और साहिली अजला में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की वार्निंग जारी की है। पुदुचेरी और क्राइकल के इलाकों में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। विजयवाड़ा में महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जनूबी खलीज बंगाल में आइंदा 48 घंटों के अंदर एक निज़ाम शिद्दत अख्तियार करेगी, तूफ़ान में तब्दील हो सकता है। मौसम सरमा के मुमकिन समंदरी तूफ़ान को सेनियार का नाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये तूफ़ान 28 या 29 नवंबर के दौरान बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुल्क के जनूबी साहिली इलाकों खुसूसन तमिलनाडु और जनूबी आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। महकमा ने बताया कि तूफ़ान की पेशरफ्त और मुमकिन रास्ते पर मुसलसिल नज़र रखी जा रही है और साहिली अजला को एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया गया है। हुकूमत ने तेलंगाना भर में आधार सर्विस को अवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई बनाने एक अहम फैसला किया है। 21 दिसंबर से रियासत के 33 अजला के तमाम पुराने और नए मंडल मराकीज़ में आधार खिदमात दस्तियाब कराई जाएंगी। बताया गया है कि इस फैसले से लोगों को आसानी होगी। आधार के इंदराज, पते की तब्दीली और दीगर अपडेट्स के लिए दूर दराज मकामात को जाने वाले लोगों के सफरी अखराजात से छुटकारा मिलेगा और वक्त की बचत होगी। दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।